नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2022-23 के चौथे शिफ्ट जिसकी परीक्षा 10 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर 2022 और 2021 के सभी शिफ्टों के ऑनलाइन पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता का मतलब क्या हो गया कि इसे लचीलापन बोलते हैं, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, जैसे बाल विकास में हम लोग संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जो हमारा मस्तिष्क है वो लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मान लीजिए आपको कोई कॉन्सेप्ट बता रहा हूं लेकिन आप अपनी अवधारणा पर रिजिड हैं कि नहीं इसी प्रकार से होगा, तो क्या आप कुछ नया सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। यानी कि आप कुछ नया तभी सीखते हैं जब आप अपनी पुरानी अवधारणाओं को बदलते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चा ने पहली बार देखा कि 4 पैर वाला जानवर जो है वो कुत्ता है, अगले दिन अगर उसने गाय को देखा पहली बार तो उसे वो कुत्ता ही समझेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये पुरानी अवधारणा बैठी हुई है कि जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता जानवर हो सकता है। तो नई सूचना को प्राप्त करने के लिए जाहिर सी बात है पुरानी वाली इंफॉर्मेशन में चेंज करना होगा। और ये कैसे होगा? जब बच्चे का मस्तिष्क लचीला होगा नई चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क का लचीला होना संप्रत्यय क्या सुझाता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। एक क्षेत्र में विकास कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है, बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, तो ये एक अलग क्षेत्र हो गया, और संज्ञानात्मक विकास अलग क्षेत्र हो गया, भावात्मक विकास या फिर संवेगात्मक विकास वो अलग क्षेत्र हो गया। तो कहा जा रहा है कि जो बच्चे का संवेगात्मक विकास है वो उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। मान लीजिए आपके मन में जो इमोशंस जनरेट होते हैं, क्या आपके संज्ञान को प्रभावित नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के अगर परेशान है तो उसकी वजह से आपके मन में दुख जो इमोशन जनरेट हो रहा है उसकी वजह से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई क्या है? वो आपके संज्ञानात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ है, और आपका दुखी होना क्या है? वो आपके इमोशन यानी संवेग से जुड़ा हुआ है। तो सीधे तौर पर संवेग आपके संज्ञान को प्रभावित कर रहा है। और चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि प्रभावित नहीं करता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स किसी भी विकल्प में अगर आपको दिख जाए तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होता, क्योंकि पूरे विकल्प को ही ये निगेटिव कर देता है। वैसे भी आप जानते हैं कि जो बच्चे का विकास होता है वो वातावरण के साथ साथ उसके आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है, और ये विकल्प कह रहा था कि केवल आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, वातावरण नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, विकास सभी बालकों में एक समान होता है। क्या एक समान पॉसिबल है? अगर सभी में एक समान होता तो सब लोग आइंस्टीन होते या फिर सब लोग बिल्कुल मानसिक रूप से कमजोर होते। यहां पर इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आनुवांशिकता अलग है और प्रत्येक बच्चे का वातावरण अलग है, इसलिए प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस रखेंगे, यानी सब में एक समान विकास नहीं हो सकता। और ये विकल्प कह रहा है कि सब में एक समान होता है, तो ये भी निगेटिव हो गया। अब एक ही विकल्प केवल बचा ही, आपको सोचना ही नहीं है। देखिए क्या बोला जा रहा है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। यही एकमात्र पॉजिटिव है और यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत ये क्या करते हैं? पहला दिया गया है, बालक का विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। कैसे? ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक उत्तम किस्म का बीज है, किसी किसान के पास एक उत्तम किस्म का बीज है। उत्तम किस्म यानी कि उसमें अच्छे पौधे के गुण हैं, अच्छे पौधे के गुण उसके बीज में ट्रांसफर होना, ये क्या है? ये आनुवांशिकता है। जैसे आपके अंदर जो गुण आपके माता पिता से मिले हुए हैं वही तो आनुवांशिकता है, तो उसी प्रकार से पौधे के गुण उसके बीज में आ गए, यानी वो उसकी आनुवांशिकता हो गई। मान लीजिए एक उत्तम किस्म, अच्छे किस्म का बीज बोया गया किसान के द्वारा, लेकिन उस वर्ष बारिश नहीं हुई। बारिश क्या है? वातावरण का पार्ट है। तो भले ही आनुवांशिकता यानी बीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बारिश के एब्सेंस में फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर ये इसका जस्ट उल्टा मान लीजिए कि बारिश बहुत अच्छी हुई लेकिन बीज उत्तम किस्म का नहीं था, तो भी आपका फसल अच्छा नहीं होगा। यानी फसल के अच्छे होने के लिए दोनों चीज प्रेजेंट होना चाहिए, अच्छा बीज भी होना चाहिए और अच्छा बारिश भी होना चाहिए। उसी प्रकार से बच्चे का जो विकास होता है वो उसके आनुवांशिक लक्षण के साथ साथ वातावरणीय कारक पर भी पूरी तरीके से निर्भर करता है, और ये कह रहा है कि कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, तो ये गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालता है, बिल्कुल गलत है। पूरा प्रभाव डालता है, कम नहीं डालता है। तीसरा देखिए, कभी पारस्परिकता
नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास को प्रभावित करते हैं। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे विकल्प ये कहना चाह रहा है कि आनुवांशिकता और वातावरण बच्चे के विकास को निर्धारित करते हैं उस सेंस में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ कहाँ से पाता है? तो देखिए, समाजीकरण बच्चा समाज में एक दूसरे पर निर्भरता है वो कहाँ से सीखेगा? जब पहली बार बच्चे का जन्म हुआ तो जाहिर सी बात है परिवार में जन्म हुआ होगा, और परिवार में माता पिता के संपर्क में सबसे पहले बच्चा आता है। पहले वो पूरी तरीके से निर्भर किस पर रहता है? माता पर निर्भर रहता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वो अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। जिस प्रकार से समाज में एक दूसरे पर निर्भरता है, जैसे कि आप छोटा भी चीज़ देख लीजिए, जैसे कि आप किस पर निर्भर हैं? भोजन के लिए आप किसानों पर निर्भर है, और किसान आप पर निर्भर है इस बात के लिए कि वो अपने अनाज को बेच करके अपने लिए आजीविका के साधन को जुटाते हैं। और आपकी निर्भरता क्या है? आप पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन अनाज नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अनाज के लिए आप किसान पर निर्भर हैं, और किसान आपसे लिए आजीविका के साधन के लिए पैसे के लिए निर्भर है। इसके अलावा आप नाई को देख लीजिए, तो नाई आपके बाल को काटता है तो आपकी निर्भरता हो गई, और वो आपसे पैसे लेता है तो उसकी निर्भरता हो गई। यानी समाज में एक दूसरे लोग एक दूसरे पर निर्भर है, इसी को समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये पहली बार बच्चा कहाँ से सीखेगा? जाहिर सी बात है माता पिता के संपर्क में आने से ही सीखेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? संकेत का मतलब बच्चे जो है वो सिंबल्स को देख करके कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं अपने मन में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो चारों विकल्प दिए गए हैं जीन पियाजे के चारों अवस्थाओं के हिसाब से, उसका जब एज ग्रुप मैं लिखूंगा अपने आप इसका उत्तर निकाल लेंगे। देखिए, संवेदी गामक का एज होता है 0 से 2 साल, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 साल, मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11 साल, और अमूर्त संक्रियात्मक का 11 प्लस मान करके चलिए। ठीक है, अब देखिए बच्चे जो है, अगर आप 2 से 7 साल के बच्चे को अगर कोई इमेज दिखाते हैं, कोई सिंबल दिखाते हैं, तो उसके बारे में वो बता लेता है। जैसे कि किताब में अगर कोई बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा है, अगर गाय का चित्र देखता है तो वो बता लेता है कि हाँ ये गाय है। यानी कि वो कॉन्सेप्ट जो गाय प्रत्यक्ष तौर पर देख नहीं रहा है, बल्कि उसका एक प्रारूप देख रहा है, उसका एक सिंबल देख रहा है, उसका एक संकेत देख रहा है, किताब में उसका एक इमेज देख रहा है, उसको देख करके अगर वो गाय के बारे में बता ले रहा है, इसी को तो बोलते हैं ना कि संकेतों का इस्तेमाल कर लेता है तो किसी भी वस्तु के वर्णित करने में। तो ये किस अवस्था में आ जाता है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं, ध्यान से समझिएगा। जीन पियाजे ने यह कहा था कि बच्चे जो कुछ भी प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं उसका एक इमेज उसके माइंड में जाकर के सेव हो जाता है। जिस प्रकार से आपके मोबाइल में इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं, उसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद से बच्चा कैटेगराइज करता है और उस कैटेगरी के हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को इमेज के तौर पर सेव रखता है अपने माइंड में, और इसी फोल्डर को जिसमें वो इन सभी इन्फॉर्मेशन को रख रहा है व्यवस्थित करते हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे स्कीमा बोलते हैं। जीन पियाजे ने बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी बोलते हैं। जेडपीडी होता क्या है? देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि बच्चा अपने स्वयं के प्रयास से, मान लीजिए यहां तक पहुंचा, अपने स्वयं के प्रयास से ये यहां तक पहुंच रहा है, और उसको बाहर से अगर टीचर के द्वारा या फिर किसी भी द्वारा उसकी अगर कोई मदद की जाती है, तो अगर वो यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तो जहां अपने प्रयास से वो पहुंच पाया और बाहरी हेल्प की वजह से जहां वो पहुंच चुका है, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी देखिए, बच्चा खुद के प्रयास से यहां तक पहुंच चुका था, और लेकिन उसका लक्ष्य यहां पर है, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन बाहरी किसी हेल्प की मदद से अगर वो यहां तक पहुंच गया, तो जहां तक अपने प्रयास से पहुंचा था यहां तक, और जहां तक किसी की हेल्प की वजह से पहुंच पाया, उन्हीं के बीच के एरिया को, उसके बीच के क्षेत्र को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि
वो उन्होंने सामाजिक तौर पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखते हैं, अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बातचीत करके सीखते हैं और संस्कृति पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया पुनर्बलन, तो पुनर्बलन जो है वो स्किनर ने इस पर ज्यादा जोर दिया, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। नकारात्मक प्रतिपुष्टि के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। परिपक्वता जो है वो जीन पियाजे का टर्म है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जिस प्रकार से नई चीजों को सीखते जाते हैं उनमें परिपक्वता आती जाती है। ठीक है, तो ये परिपक्वता जीन पियाजे का टर्म है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा संस्कृति। देखिए इनके नाम में ही, इनके सिद्धांत के नाम में ही है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी इन्होंने किसके महत्वता पर ज्यादा जोर दिया है? संस्कृति के महत्व पर ज्यादा जोर दिया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? यह दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग शिक्षक करे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि टीएलएम जो होते हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर बच्चे उससे जुड़ाव महसूस करते हैं और टीएलएम के माध्यम से बच्चों को चीज़ों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विद्यार्थियों को जांचने के लिए प्रोत्साहित करना यानी बालक को सक्रिय बनाया जा रहा है। और लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे जो कि संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते हैं, उनका यही कहना था कि बच्चे सक्रिय अवस्था में ही रह करके सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पेन ड्राइव नहीं है कि लैपटॉप में लगाइए और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण अपने अनुभव के आधार पर ही करते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 भी सक्रियता पर ज्यादा जोर देने की बात करता है, यानी पहला विकल्प तो सही है, पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, एक सहायक माहौल विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर हेल्पफुल क्लास होगा, यानी कि जहां पर बाल केंद्रित शिक्षा तो होगी लेकिन साथ ही साथ टीचर भी उनकी हेल्प करेगा, यानी एक सहायक माहौल हो गया, तो उसमें बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अब देखिए ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी स्वयं कर रहा है, यानी बालक सक्रिय है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। और जो रीजन है, जो आर है, वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया गया। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, ये इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? तो देखिए बुद्धि लब्धि जो सूत्र दिया गया है, IQ बराबर मेंटल एज डिवाइडेड बाई करेंट एज इंटू 100। तो ये जो बुद्धि लब्धि पहले परीक्षण किया गया था, ये जो रंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, इसलिए इनका एक आलोचना इसी बात पर किया गया है कि पक्षपाती मानदंड, जैसे कि गोरे लोग जो होते थे पहले, तो उनके लिए जो परीक्षण किया जाता था उनका IQ लेवल ज़्यादा आता था, और जो काले होते थे एक तरीके से रंग भेद आप समझ सकते हैं, जो कि पक्षपात को इशारा करता है। इसलिए इसका आलोचना किस आधार पर किया गया है? पक्षपाती मापदंड के हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बच्चों को समूहों में एक दूसरे से इंटरेक्शन के माध्यम से ही उनके संज्ञानात्मक विकास की बात कही है। यानी कि देखिए अंतःक्रिया आप कब कर पाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन कब कर पाएंगे? जब आपके पास कोई भाषा होगी। ठीक है, जैसे आप 2 लोगों के बीच, 4 लोगों के बीच बात कब कर पाते हैं? जब आपके पास कोई भाषा होगी, तभी तो अपने विचारों को बोल करके अभिव्यक्त करेंगे। तो यानी कि संज्ञानात्मक विकास लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा यहां पर बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि चिंतन में बाधक होता है, तो ये बाधक नहीं है, चिंतन को सुसाधित करता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे भाषा के माध्यम से ही चिंतन कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ग्रुप में 4 बच्चे हैं और किसी बात पर लेकर के थिंकिंग चल रहा है, चिंतन चल रहा है, तो अपने विचारों को दूसरे से जब बच्चा एक्सप्रेस करेगा तभी तो वो उसके आगे के प्रोसेस को सोच पाएगा। अगर समूह कार्य करना है तो जाहिर सी बात है सबके विचारों का आदान प्रदान होगा, तभी तो उस पर क्रिटिकल थिंकिंग हो पाएगा। यानी भाषा जो है वो कहीं ना कहीं उनके चिंतन को सुसाधित करती है, यानी कि उसको प्रमोट करती है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के विकल्पों की अगर बात करें, तीसरा देखिए चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो यह भी निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वैकल्पिक विषयों के चुनाव
में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग जेंडर के आधार पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। यानी कि एक पहले से अवधारणा, रूढ़िबद्ध अवधारणा पहले से बना लिया गया है कि लड़कियां जो है वो गृह विज्ञान से विषय से ही पढ़ेंगी और लड़के जो हैं वो शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, इसलिए शारीरिक शिक्षा वैकल्पिक विषय के तौर पर पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये रूढ़िबद्ध विचार है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है और किसके आधार पर किया जा रहा है? जेंडर के आधार पर। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं रूढ़िवादिता क्या होता है, ध्यान समझिएगा। जैसे कि आपके पूर्वजों के द्वारा या फिर हमारे पूर्वजों के द्वारा, जैसे हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके द्वारा अगर कोई विचारधारा है, उसी विचारधारा को हम लोग अगर आगे फॉलो करते जा रहे हैं और बिना उसकी सत्यता की जांच किए हुए, बिना उसके साइंटिफिक रीजन की जांच करते हुए, तो इसे ही बोलते हैं रूढ़िवादिता धारणा को फॉलो करना। जैसे कि पहले के समाज में लड़कियों को पढ़ने की उतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी या फिर उनको शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता था। तो पहले से यह अवधारणा है कि लड़कियां जो है वो गृह विज्ञान लेंगी और लड़के जो हैं वो शारीरिक शिक्षा से संबंधित सब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि लड़के कम मजबूत होते हैं। तो यहाँ पर जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही हैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और किस बेस पर? जेंडर के आधार पर कि लड़की है तो ये और लड़का है तो ये, इसीलिए इसे जेंडर रूढ़िवादिता बोलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या करता है? विविधता का मतलब कि देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें एक ही कक्षा में शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा बालक हो सकता है। शारीरिक अक्षमता में क्या क्या हो सकता है? एक तो बालक दृष्टिबाधित हो सकता है, जो कि हो सकता है ना देख पा रहा हो सकता है बालक श्रवण बाधित हो, जो कि ना सुन पा रहा हो सकता है कि अधिगम अक्षमता से जूझ रहा बालक हो, यानी कि कोई डिसलेक्सिया से जूझ रहा बालक हो सकता है, कोई डिसकैलकुलिया से, कोई डिस्ग्राफिया से। तो इन सभी से प्रॉब्लम से जूझ रहे बालक क्या हो गए? विविध प्रकार के हो गए, यानी जिनकी समस्या अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे बालकों का कक्षा में अध्यापन प्रक्रिया में करने से क्या होगा? तो देखिए, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत अलग अलग है और इसलिए प्रत्येक बच्चे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एज ए टीचर हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना होगा। अगर मैं केवल ब्लैक बोर्ड पर लिख करके इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा तो जो दृष्टिबाधित है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मौखिक तरीके से बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकता, लेकिन उसके कान सही है, वो सुन सकता है। यानी कि मैं इन्फॉर्मेशन उसको कैसे शेयर करूंगा? मौखिक तरीके से या फिर ब्रेल लिपि के माध्यम से। और दूसरा बालक जो कि श्रवण बाधित है, जो कि सुन नहीं सकता, अगर मैं उसको केवल मौखिक तरीके से बताऊंगा तो क्या वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा? जब वो सुन ही नहीं सकता तो मैं मौखिक तरीके से बताऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ रिसीव कर पाएगा? इसलिए जरूरत यह है कि उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके दिखाया जाए या फिर विजुअल क्लिप्स में कुछ जैसे सबटाइटल्स होते हैं। जैसे कि YouTube पर आप कोई वीडियो देखते हैं तो नीचे इंग्लिश में या फिर हिंदी में सबटाइटल लिख करके आता है, तो बच्चा भले ही उसके ऑडियो को नहीं सुन पाएगा, लेकिन वीडियो में जो सबटाइटल लिख करके आ रहा है उसको देख करके वो समझ पाएगा। यानी प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, इसलिए हमें इंफॉर्मेशन को कई तरीके से बच्चों को सेंड करना होगा। तो देखिए, आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होती हैं बच्चों के अधिगम प्रक्रिया के दौरान, उतना ही उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो श्रवण बाधित था उसका जरूरत क्या था कि वो देख करके समझेगा, और जो दृष्टिबाधित था उसकी जरूरत क्या था कि वो सुन करके समझेगा। लेकिन हमने दोनों तरीके से किया, ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी और उसको मौखिक तरीके से भी बताया। तो इससे ये क्या हो रहा है? ये सभी बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव हो रही हैं। जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए भी फायदा है, और जो किसी भी प्रकार की अक्षमता से जूझ रहा है उसके लिए भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जा रहा है। यानी कि ये कहीं ना कहीं संसाधन के तौर पर होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संसाधन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये कोई समस्या तो है नहीं, रुकावट भी नहीं है, बाधा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 संसाधन सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? अधिगम का रूप, जिसे अंग्रेजी में असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आप कभी एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे या फिर कोई भी किताब पढ़ेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पेज पढ़ रहे हैं उस बुक का, उस बुक में यहाँ पर पहले 2 पैराग्राफ आपको मान लीजिए दिया गया है, और नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ क्वेश्चंस लिखे गए रहते हैं जो कि ऊपर पढ़े गए इन दोनों पैराग्राफ पर आधारित होते हैं। तो इसे ही बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में मूल्यांकन। अब जो आपने ऊपर पढ़ा उसका आपने खुद से मूल्यांकन किया, इसीलिए इसे असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं, यानी कि सीखने के रूप में मूल्यांकन या फिर आकलन। तो ये आप कैसे कर रहे हैं? आकलन कौन कर रहा है? जो पढ़ने वाला है वही तो अपना कर रहा है, यानी कि ये स्व मूल्यांकन, स्व आकलन के लिए प्रेरित करता है बच्चों को। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढना है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो ये
गलत हो गया, क्योंकि ये स्व मूल्यांकन होगा। जिस बुक को बच्चा पढ़ रहा है उसी बुक में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से बच्चा समझ सकता है कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को मैं समझ पाया हूं या नहीं। तो बच्चा जब अपना खुद का मूल्यांकन कर रहा है तो स्व मूल्यांकन हुआ ना, यहां पर टीचर थोड़ी करेगा। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, जहां पर भी टीचर आ गया वो सीधे काट दीजिए। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन, तो मानकीकृत वर्ड जहां पर भी दिखे वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है। अगर मान लीजिए मैं टेस्ट ले रहा हूं मानक तरीके से कि सबको पेपर पेंसिल के माध्यम से टेस्ट देना है, तो जो दृष्टिबाधित है क्या पेपर पेंसिल के माध्यम से टेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर मैं मानकीकृत परीक्षण तय कर दे रहा हूं कि सभी का मैं मौखिक तरीके से परीक्षा लूंगा, तो क्या श्रवणबाधित जो बालक है जो सुन नहीं सकता, क्या मौखिक तरीके से मेरे प्रश्नों का जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो प्रश्न सुना ही नहीं है। इसलिए मानकीकृत परीक्षण कभी हो ही नहीं सकता। सबकी जरूरत अलग अलग है और सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार से टेस्ट लेना होगा। इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, देखिए विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन। मैंने आपको क्या बताया था कि ये बच्चों को खुद से अपना मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प का चयन कर लेना है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देखिए, किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर मैं कॉन्सेप्ट कोई बता रहा हूं और अगर आपको डाउट है, तो अगर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपने डाउट को क्लियर करिए, तो ये क्या है? ये सीखने के दौरान ही आपका एक तरीके से मूल्यांकन होकर के और उसी आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन करके अर्थपूर्ण अधिगम कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि अगर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप कुछ सवाल पूछिए, तो निश्चित तौर पर जब आपके डाउट रहेंगे तभी आप सवाल पूछेंगे और आपका जो डाउट है वो कहीं ना कहीं क्लियर होगा सवाल पूछने के बाद से, जब मैं उसका जवाब दूंगा। तो ये विकास में बाधा नहीं होता है बल्कि हेल्पफुल होता है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, यानी कि ए सही है और आर गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई, विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्न में से क्या बाधा बन जाती है? यहां पर पूछा जा रहा है क्या बाधा बन जाती है, यानी प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही विकल्प होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का समारोह। तो सांस्कृतिक टर्म जहां पर भी आ जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी 2005 ये कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना चाहिए। बच्चे का परिवेश क्या है? उसकी संस्कृति का ही तो पार्ट है। तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, उनके सामाजिक समूहों से संबंधित प्रेरणा स्रोतों की अभिस्वीकृति। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए अंग्रेजी में देखेंगे तो सोशल ग्रुप्स की बात की जा रही है और सोशियो कल्चरल थियरी कौन दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे समूहों में रह करके ही सीखते हैं, यानी कि जो उसका सामाजिक समूह है बच्चे उसमें रह करके सीखेंगे। तो ये बाधा कहाँ हुआ? ये तो पॉजिटिव सेंस में हो गया ना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एक साझी राष्ट्रीय अस्मिता मनोगत करना और संबद्धता के भाव को बढ़ावा देना, यानी कि देखिए इंक्लूडिंग अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रमोटिंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि संबद्धता, किसी से भी जुड़ाव के भाव के माध्यम से। आप देखेंगे कि एनसीएफ भी यही कहता है कि बच्चों को उससे एक तरीके से आप परिवेश से जोड़ करके बताइए। इसके अलावा जब बच्चे समूह में काम करते हैं, जब समूह में सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे एक दूसरे से जुड़ाव महसूस होता है, संबद्धता महसूस होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ये भी हमारा निगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव सेंस में, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रम स्थापित करना, यानी कि देखिए हाईलाइटिंग डिफरेंसेज इन वेरियस प्रैक्टिसेज एंड क्रिएटिंग हायरार्कीज एमंग देम, यानी कि अलगाव की बात करने की बात कर रहा है, अलग अलग प्रथा को अलग करने की बात कर रहा है। तो ये निगेटिव है, क्योंकि अगर आप अलग अलग प्रथाओं को अलग करेंगे तो अलग अलग संस्कृति से आए हुए बालक, अलग अलग प्रथा से आए हुए बालक एक दूसरे में समूह में कहाँ इंटरेक्शन कर पाएंगे? तो ये निगेटिव हो गया ना, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले
अधिगम कठिनाई क्या होता है, जैसे कि अधिगम अक्षमता आप समझ सकते हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये सब अधिगम कठिनाई से संबंधित एक तरीके से उदाहरण है। तो हमसे बोला जा रहा है कि ऐसे कठिनाई को महसूस करने वाले के बारे में क्या कहा जा सकता है। पहला देखिए, सभी विद्यार्थी अपनी शैक्षिक विशेषताओं में एक जैसे होते हैं। क्या सभी बालक एक जैसे होते हैं शैक्षिक विशेषताओं में? नहीं, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखते हैं, यानी उनमें शैक्षिक विशेषता भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि एक जैसा बोला जा रहा था। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, यानी कि ऐसी कठिनाई से जूझ रहे बालक को अलग विद्यालय में भेजने की बात की जा रही है, जो कि समावेशी कक्षा का पूरी तरीके से विरोध है। समावेशी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बालक में किसी भी प्रकार की शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, बालक में किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता क्यों ना हो, सबको एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे बताना है, पढ़ाना है, अलग से विद्यालय नहीं होगा। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि अलग विशिष्ट विद्यालय की बात कर रहा है। तीसरा विकल्प देखिए, विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं। तो ऐसे बालक जो हैं बहुत क्रियाशील नहीं होते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो मेन कैरेक्टर था बच्चे का, उसे वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा था। वो आप देखेंगे उस पूरी मूवी में वो बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा था, यानी कि ये क्या है, पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया की बात की जा रही थी, जो कि अधिगम कठिनाई के अंतर्गत आएगा। तो क्या वो बालक बहुत ज्यादा क्रियाशील था? नहीं, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो बिल्कुल शांत बैठा रहता था, अपने में ही लीन रहता था, तो वो अति क्रियाशील नहीं था। तो इसलिए निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, विद्यार्थी अपनी शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। देखिए ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। प्रत्येक बच्चा अलग होगा ही होगा दूसरे से, सामर्थ्य में चाहे किसी भी प्रकार की चुनौती में, क्योंकि प्रत्येक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंसेज रखता है, क्योंकि उसका आनुवंशिकता अलग हो सकता है, उसका वातावरण अलग हो सकता है। और बच्चे का जो विकास निर्धारित होता है वो कैसे होता है, बच्चे के आनुवंशिकता और उसके वातावरण के हिसाब से। अब जब प्रत्येक बच्चे का आनुवंशिकता और वातावरण अलग अलग है, तो कैसे एक बच्चा दूसरे के समान हो पाएगा? जाहिर सी बात है, उनमें अलग अलग होंगे ही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसी की बात कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। कमतर दृष्टि यानी कि ऐसे बालक जो दृष्टि बाधित हैं, जिनकी नज़र कमजोर है, जो देख नहीं सकते, ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे बालक के सफल समावेशन यानी कि कक्षा में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाए जाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण द्वारा ही पाठ पढ़ाया जाए। केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड अगर कहीं भी विकल्प में दिख जाए तो वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। कहा जा रहा है कि केवल दृश्य प्रस्तुतिकरण, दृश्य यानी जिसे केवल देखा जा सके। अब मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर के द्वारा कुछ लिखा गया, तो वो केवल दृश्य सामग्री है, तो क्या बच्चे उसको देख करके समझ पाएंगे? चूंकि बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो देख ही नहीं पाएगा, तो समझेगा कैसे? इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तीसरा विकल्प दिया गया है कि बोर्ड से काफी दूर उसकी सीट स्थित कर देना चाहिए। तो चूंकि बच्चा कमतर दृष्टि वाला है, यानी उसकी नजर कमजोर है, तो उसको आगे आप बैठाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कई बच्चे कक्षा में चश्मा पहनते हैं, तो उसको कक्षा में आगे बैठाना होगा, क्योंकि पीछे बैठा देंगे तो वो तो और नहीं देख पाएगा ना। तो कहा जा रहा है कि उसकी सीट जो है वो ब्लैक बोर्ड से काफी दूर होनी चाहिए, तो ये गलत है, बल्कि नजदीक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, इन विद्यार्थियों को पृथक्करण किया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी शारीरिक अक्षमता क्यों ना हो, कोई भी अधिगम विकार क्यों ना हो, सबको साथ लेकर के चलना है। कोई भी ऐसा शब्द जो कि बच्चे में अलगाव करने की बात करे, पृथक करने की बात करे, डिफ्रेंशिएट करने की बात करे, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। समावेशी इसका विरोध करता है। एक ही विकल्प बचा, कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, जैसे कि ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को बताया जाए, या फिर अगर बच्चा नहीं देख पा रहा है तो कुछ ऑडियो वाले ऑडियो जनरेट करने वाले डिवाइसेज हों, जिसके माध्यम से बच्चे को एक तरीके से बताया जा सके। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, तो बच्चे को डिजिटल बोर्ड तो नहीं दिखेगा, मान लीजिए कि वो दृष्टिबाधित है तो, लेकिन उसकी ऑडियो के माध्यम से तो सीख सकता है, जो कि उसके लिए सहायक उपकरण के तौर पर काम करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। देखिए, अवधान न्यूनता, न्यूनता का मतलब कि बहुत कम, और अवधान का मतलब होता है ध्यान, यानी ऐसे बालक जो बहुत कम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं किसी भी काम में। अति क्रियाशीलता और बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, यानी कि कहीं से भी खट्ट से आ जाए तुरंत उसका ध्यान उधर चला जाएगा, और जो काम वो कर रहा था उसमें उसका ध्यान भंग हो जाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम से जूझ रहे बालक के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, वे अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो व्यवस्थित रूप से कहां कर पाएगा, जिस काम को वो कर रहा था उसका ध्यान तो उससे हट गया ना, वो दूसरे काम में चला गया, तो व्यवस्थित रूप से नहीं कर पाते हैं। तीसरा देखिए, उनमें सभी को सुनने की अति सहनशीलता होती है। तो सहनशीलता तो तब होगी ना जब बच्चा किसी भी काम पर ध्यान दे पाएगा। बच्चा बहुत ज्यादा
वो ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहा है तो सबको सुनेगा कहाँ, तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, वे काफ़ी देर तक निर्धारित सीट पर बैठ सकते हैं, तो चूंकि वो बहुत क्रियाशील है यानी एक जगह पर शांत वो बैठेगा ही नहीं, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वे आवेगशीलता के निरंतर स्वरूप को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? जो कि जिनका लेवल नॉर्मल बच्चों से ऊपर होता है, तो उनकी मानसिक विकास ठीक से हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि उनके स्तर के हिसाब से उनको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताया जाए ताकि उनका क्रिएटिविटी और ज़्यादा एक तरीके से डेवलप करे। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि जानकारी को समझने हेतु अतिरिक्त समय देना चाहिए। देखिए, बच्चा प्रतिभाशाली है, वो किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी समझ लेगा, तो अतिरिक्त समय की जरूरत उसको नहीं है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। पहला देखिए, बहुत आसान और सरल सवाल पूछना चाहिए। अब बच्चा जब प्रतिभाशाली है तो उसका मेंटल लेवल तो नॉर्मल बच्चों से ऊपर है ना, तो उसके लिए आसान थोड़ी सवाल पूछेंगे, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए, उनसे सफलता की निम्न उम्मीद रखनी चाहिए। अब बच्चा जब प्रतिभाशाली है तो क्या हम उससे निम्न उम्मीद रखेंगे? उसी से तो ज़्यादा उम्मीद रखेंगे कि तुम और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करो, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, स्वचयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। स्वचयनित यानी कि बच्चे के लेवल के हिसाब से, जो उसका खुद का लेवल है, वो उस लेवल के हिसाब से हम उसके लिए उच्च स्तर का चिंतन कार्य सौंपेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए। गैर जन्मजात अधिगम क्या होता है? जो बच्चा जन्म से नहीं सीखा हुआ है, इस प्रकार के चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे कि बांसुरी बजाना और शतरंज खेलना, इस प्रकार के चीज़ों को सीखने के लिए क्या करना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। कैसे? अब बच्चा जब जन्मजात ये नहीं जानता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो ट्रेनिंग लेगा, या फिर कहीं ना कहीं से तो वो कुछ नया चीज़ सीखेगा, कोई किसी से इंस्ट्रक्शन लेगा, या फिर कहीं से तो वो मोटिवेट होगा। जैसे अपने परिवार में वो अगर इस प्रकार का माहौल देखा तो परिवार के लोगों को बांसुरी बजाते हुए या फिर शतरंज खेलते हुए देखेगा तो वो उनसे मोटिवेट होगा। यानी मोटिवेशन कहीं ना कहीं से तो चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं से तो उसको परामर्श लेना ही पड़ेगा, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है लेकिन किसी भी प्रकार की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। क्योंकि किसी भी काम में जो मोटिवेशन होता है, जो अभिप्रेरणा होता है, वो ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो निर्देशन के माध्यम से कार्य को शुरू तो कर दिया, लेकिन अगर उसमें खुद से मोटिवेशन नहीं है तो वो आगे जाकर के उस काम में रुचि नहीं लेगा और वो धीरे धीरे उस काम को करना बंद कर देगा। यानी कि किसी भी काम को शुरुआत करने के बाद से मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। जैसे कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप नहीं करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि आप प्रेरित नहीं है खुद से। ठीक है ना, ठीक है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी भी तरह के बाह्य निर्देशन अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती है, तो ये भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, किसी तरह के बाह्य निर्देशन एवं आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बच्चे को बाहर से कोई मोटिवेशन दिया गया, बाहरी मोटिवेशन दिया गया, तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए आप का मन अगर पढ़ाई में नहीं लग रहा है और अगर आपके पिता के द्वारा बोला गया कि बेटा तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें साइकिल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से नहीं पढ़ रहे थे, आपकी खुद की रुचि नहीं है, आप साइकिल के लालच में पढ़ रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपका साइकिल में इंटरेस्ट नहीं होगा तो कहेंगे कि छोड़ो ना यार, साइकिल ही तो है। तो यहाँ पर क्या जरूरत है कि अगर आप खुद से रुचि लेंगे, खुद से इंटरनली मोटिवेट रहेंगे, तभी आप उस चीज़ को कर पाते हैं। जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, मान लीजिए आपके घर में 3 साल 4 साल का कोई बच्चा होगा जिसमें अभी नैतिकता नहीं होती है। अगर उसे आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, वो नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि बेटा एक गिलास पानी ला दो, मैं तुमको एक चॉकलेट दूंगा, वो तुरंत भाग करके जाएगा और आपको एक गिलास पानी ला करके देगा। वो आपको पानी लाने के लिए पहले मना कर चुका था, लेकिन वो चॉकलेट की लालच में पानी ला करके दिया। यानी कि किसी काम को प्रेरित वो कैसे कर रहा है? उस चॉकलेट की लालच में कर रहा है। इसलिए यहां पर चॉकलेट उसके लिए बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम कर रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब उसका चॉकलेट खाते खाते चॉकलेट से मन भर जाएगा। उसके बाद आप लाख भी कहेंगे किसी उस पानी के ग्लास को लाने के लिए, वो नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके कहने पर नहीं ला रहा था, बल्कि या फिर वो अपने इच्छा से नहीं ला रहा था, बल्कि चॉकलेट की लालच में ला रहा था, और चॉकलेट से अब उसका मन भर गया। यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है एक पीरियड के बाद। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी सर्वाधिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं?
तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा। मैं पहले भी बता चुका हूं, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जो भी विकल्प में अगर आपको दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या बोला जा रहा है, केवल पाठ्य पुस्तकों के द्वारा। पाठ्य पुस्तक तो बच्चे औपचारिक तरीके से सीखते हैं, जबकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताइए। बच्चे का परिवेश क्या है, अनौपचारिक तरीका है। बच्चे अपने परिवेश में लोगों से बातचीत के माध्यम से सीखते हैं, ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा था। तो अगर केवल पाठ्य पुस्तकों से बच्चा सीखता, केवल औपचारिक तरीके से सीखता, तो यानी ग्रुप में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं रह जाता, जो कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को गलत साबित करता है। इसलिए ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरे विकल्प में अध्यापक द्वारा कहे गए शब्दों को दोहरा करके, तो यहां पर दोहराना यानी कि जो उनके द्वारा बोला गया उसको हूबहू रिपीट करने की बात की जा रही है। जबकि अधिगम क्या होता है, सीखना क्या होता है, सीखना होता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपने अनुभव के आधार पर खुद से करके। बच्चे किसी के इंफॉर्मेशन को हूबहू रिसीव नहीं करते हैं, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, चौथा देखिए, निष्क्रिय नकल द्वारा। देखिए सक्रिय भागीदारी की बात करता है एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों, यानी बच्चे सक्रिय होने चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। आस पड़ोस से पारस्परिकता यानी कि इंटरैक्टिंग की बात कर रहा है। देखिए इंटरैक्शन की बात कर रहा है, जो कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रबल रूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक होता है। तो प्रबल रूप से बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र होता है वो ज्ञान के सृजन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। बाकी के विकल्पों को अगर आप देखें, दूसरे विकल्प में दिया गया अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो होता है वो सृजन में सहायक होता है, तो नहीं, आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की बात नहीं करते हैं, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, बाल केंद्रित केवल पुनरुत्पादन। पुनरुत्पादन का मतलब कि केवल रिप्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है उसको रट करके फिर से रिप्रोड्यूस कर दे रहा है, तो इसे सीखना नहीं बोलते हैं, बल्कि जो बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ उसे हम लोग सीखना बोलते हैं, केवल पुनरुत्पादन नहीं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, 14 देखिए, अध्यापक केंद्रित बोला जा रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है। देखिए अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता यानी उससे जुड़ाव में कौन सा बाधक बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, विद्यार्थियों के जीवन से आधारित कार्य देना। तो ये तो बच्चे का जीवन यानी कि जो अपने परिवेश में देख रहा है उस पर आधारित, यानी कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने की बात कर रहा है, जो कि एनसीएफ भी इसको सपोर्ट करता है, क्योंकि बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके नई शिक्षा देने की बात की जाती है। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे बाधक यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो विकल्प भी हमारा निगेटिव होना चाहिए, और पहला वाला क्या था, पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित कार्य देना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि रुचि का सिद्धांत आपने पढ़ा है थॉर्नडाइक का, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे जिस भी काम में रुचि लेंगे उसको करने के लिए तत्पर रहते हैं, यानी इंटरनल मोटिवेशन रुचि की वजह से जनरेट होता है, जो कि बच्चे को प्रेरित करता है चीज़ों को सीखने में। तो ये तो उसको प्रेरित कर रहा है ना, बाधक कहाँ है, तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के विचारों को महत्व दे। विचारों को महत्व देना यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। अब देखिए कक्षा 5 में मान लीजिए बालक है, प्राइमरी लेवल का कक्षा 5 में बालक है, तो आप उसको उसका संज्ञानात्मक विकास करने के लिए आप उसको कक्षा 1 के प्रश्नों को थोड़ी सॉल्व कराएंगे, क्या उसके लिए वो एप्रोप्रिएट होगा? नहीं होगा। बच्चे का मानसिक विकास तभी होगा जब उसके स्तर का आप बताएंगे। आज आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर आज मैं आपको एबीसीडी सिखाऊं तो क्या इससे आपका मानसिक विकास होगा? नहीं होगा, बल्कि ये बाधक होगा, आप कुछ नया नहीं सीख पा रहे हैं। चूंकि ये निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए अधिगम जो होना चाहिए वो अर्थपूर्ण होना चाहिए और संदर्भित होना चाहिए। संदर्भित यानी कि कॉन्टेक्सचुअल होना चाहिए। देखिए ध्यान से समझिएगा, कॉन्टेक्सचुअल का कहने का मतलब क्या हो गया कि संदर्भ लेते हुए। अब एनसीएफ क्यों कहता है? आपके परिवेश से जोड़ने के लिए, यानी कि आपके परिवेश में, बच्चे के परिवेश में जो कुछ भी उसने देखा उससे रिफरेंस लेते हुए जब बच्चे को बताएंगे। बच्चे को क्यों बताया जाता है क से कबूतर, नया वर्णमाला सिखाने के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि बच्चा जब पहली बार विद्यालय में जाएगा, प्राइमरी में कक्षा 1 में जाएगा, तब उसकी एज 6 साल होगी और 6 साल में कभी ना कभी तो वो कबूतर को देखा होगा, यानी कि वह उसके परिवेश का पार्ट हो गया। अब इससे जोड़ करके जब उसको नया वर्ण क सिखाया जा रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं इससे रिफरेंस लेकर के सीखता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को एनसीएफ ये कहता है कि उसके परिवेश से जोड़कर बताइए, संदर्भ लेते हुए बताइए, ताकि उसका अधिगम क्या हो, अर्थपूर्ण हो। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों
पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब आप देखते हैं तो प्रॉब्लम की सबसे पहले आप पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी प्रॉब्लम, जैसे आप अपने दैनिक जीवन का उदाहरण लीजिए कि आप सबसे पहले तो आपको पता चलता है ना कि हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी प्रॉब्लम आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, समस्या का पहचान करते हैं, उसके बाद ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर क्या होता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं सही तरीके से कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ समस्या है आपके जीवन में, तो उस समस्या का एक्चुअलाइजेशन आपको क्लियर होगा, तभी आप उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रस्तुतिकरण ये दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर हम उसका हल ढूंढते हैं और चौथे नंबर पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया है, क्या ये सॉल्यूशन ठीक है। तो ये चौथे नंबर पर होगा। तो हमसे पहला चरण पूछा गया, पहला चरण क्या है, समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व ही बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह समझ को क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, कहा यह जा रहा है कि बच्चा औपचारिक शिक्षा में जाने से पहले ही, यानी औपचारिक शिक्षा कहाँ लेता है बच्चा, विद्यालय में, यानी प्राइमरी के कक्षा 1 में जाने से पहले ही बच्चा अपने अनुभव को लेकर के विद्यालय में जा रहा है। तो इस प्रकार के अनुभव को टीचर के द्वारा क्या करना चाहिए, पहले विकल्प में दिया गया पूरी तरीके से नकार देना चाहिए, जो कि गलत है। एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे के अनुभव को तवज्जो देते हुए, यानी उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आपको नया ज्ञान पर बच्चे को ले जाना है। तो आप उसको नकार देंगे तो पूर्व ज्ञान को तो आप इग्नोर कर दे रहे हैं, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, मानकीकृत पाठ्यक्रम से बदल देने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मानकीकृत वर्ड कहीं भी दिख गया वो हमेशा नेगेटिव होता है। चौथा देखिए, अधिगम के लिए दोषपूर्ण एवं महत्वहीन मानना चाहिए, ये भी इग्नोर करने की बात कर रहा है। एक ही विकल्प बचा, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके नया ज्ञान दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगले प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया और दूसरा तर्क दिया गया, और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन कर लेना है। पहले देखिए स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत है। कैसे, अभी मैंने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि बच्चे का जो इमोशन होता है, संवेग होता है, वो उसके संज्ञान को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। आप अपने पर अप्लाई करके देखिए, मान लीजिए आप किसी भी कारण को लेकर के दुखी हैं, तो क्या आपका पढ़ने में मन लगता है, नहीं लगता है। कि आपका दुखी होना क्या है, वो आपका इमोशन है, आपका संवेग है, जो कि आपके संज्ञान को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। और आप नया चीज सीख रहे हैं, उसे ही तो संज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञान को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवेग को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे संज्ञान जो है वो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो ये अनदेखा करने की बात कर रहा था, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि बच्चे का जो इमोशन होता है उसके संज्ञान को नया कुछ सीखने को डायरेक्टली प्रभावित करता है, इसलिए ये भी निगेटिव हो गया। अब दोनों विकल्प गलत हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ए और आर दोनों गलत हैं, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए प्रेरित करना होता है। तो देखिए, पहला दिया गया प्रतिस्पर्धा। कोई भी ऐसा विकल्प जिसमें कंपटीशन की बात की जाएगी वो हमेशा निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि देखिए समावेशी कक्षा होने की वजह से ये प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बच्चे की प्रतिस्पर्धा दूसरे बच्चे से कर पाए। एक ही कक्षा में शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है, जो कि पैर से विकलांग हो सकता है, और नॉर्मल बालक भी है। तो आप एक ऐसे बालक की कंपटीशन कैसे करा सकते हैं किसी खेल प्रतियोगिता में जो चल फिर नहीं सकता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव कंपटीशन की बात की जाएगी, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की बात की जाएगी, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि देखिए कक्षा में जैसे कि आप एज ए टीचर हैं, तो क्या करते हैं कि कई बार करते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर देगा मैं उसको यही नाम दूंगा। तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि प्रेरित होते हैं जल्दी उत्तर देने के लिए, या फिर चीज़ों को पढ़ करके घर से आएंगे और सीख करके आपको उत्तर देंगे। तो ये पॉजिटिव कंपटीशन हो गया कि आप सकारात्मक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि बच्चे और अच्छा सीख पाए। लेकिन अगर आप उनमें कंपटीशन केवल कराएंगे जो कि सकारात्मक नहीं होता है, इसलिए ये निगेटिव हो गया। दूसरा विकल्प देखिए, कंठस्थ स्मरण, रटना, याद करना, ये जो भी विकल्प होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, क्योंकि आज हम लोग रटने से ज़्यादा बच्चों के ज्ञान के निर्माण पर फोकस करते हैं, इसलिए गलत हो गया। निष्क्रिय तो वैसे ही आपका गलत है। एक ही विकल्प बचा, स्वतंत्र चिंतन, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है, यानी कि अधिगम को किस प्रकार से बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है बच्चों में। ठीक है, बच्चे को किस प्रकार से सीखने के लिए प्रमोट किया जा सकता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया, योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर के। तो
ये वाला विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थी से साझा ना करके, तो ये भी उत्तर नहीं है। क्योंकि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो आप उस उद्देश्य को विद्यार्थी से ऐसा नहीं है कि आप बिना साझा करके उसको कुछ नया चीज़ सिखाएंगे, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ा करके, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, जहां पर भी केवल प्रतिस्पर्धा दिखे, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा दिखेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन केवल प्रतिस्पर्धा होगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। अब एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, चिंतन परिवर्तन के मौके प्रदान करके। अब बच्चे को खुद से आप चिंतन करने का मौका दे रहे हैं, यानी बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, इससे वो बच्चा सक्रिय है और सक्रिय माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, इसलिए ये बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। पहले विकल्प को आप एक थोड़ा सा और समझ लीजिए। पहले विकल्प में दिया गया है योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर के। सत्व दृष्टिकोण का मतलब कि जो चीज़ एक्चुअल है, मतलब कहने का मतलब कि जो चीज़ जैसे आप बोलते हैं बच्चे को कि बेटा ये चीज़ ऐसे होता है, तो उसको बोलते हैं स्वतः दृष्टिकोण, यानी कि बच्चे को आप केवल इंफॉर्मेशन शेयर कर दे रहे हैं। तो बच्चा ऐसे नहीं सीखता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करके सीखेगा। जैसे देखिए, अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको बोलेंगे कि बेटा मोबाइल को पानी में मत डालना, मोबाइल खराब हो जाएगा, वो नहीं मानेगा, वो खुद से डाल करके देखेगा, और अगर खराब हो गया तब उसे विश्वास होगा कि हाँ ये बात सही है। यानी बच्चे हूबहू इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि अपने ज्ञान के निर्माण के लिए करके सीखते हैं, इसलिए ये हूबहू रिसीव करने की बात कर रहा था, इसलिए हमारा निगेटिव हुआ है। अब चौथे में बच्चे को खुद से करने का मौका मिला है, क्योंकि वो खुद से चिंतन कर रहा है, सक्रिय है, इसलिए ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट का डिटेल में पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।